प्लानिंग प्रोसेस के 7 स्टेप्स हैं. दैट इज प्लानिंग प्रोसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग प्रोसीडियर, दोनों का मतलब एक ही होता है. या तो क्वेश्चन व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसेस या व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसीडियर. तो प्लानिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग प्रोसीडियर दोनों एक ही है. तो इसके 7 स्टेप्स हैं. सो लेट अस लर्न वन बाय वन. द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव. दैट इज उद्देश्यों का निर्धारण. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. The first and foremost step is setting objective. जो सर्वप्रमुख और सर्वप्रथम काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक मैनेजर का, वो है उद्देश्यों का निर्धारण करना. दैट इज टू सेट ऑब्जेक्टिव्स. एवरी organization must have certain objectives. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ न कुछ उद्देश्य होने चाहिए, होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स में बी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड each डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो उद्देश्य जो सेट किए जाते हैं ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसके लिए होते हैं या फिर जो यूनिट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए होते हैं. तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फिर अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है या जो यूनिट्स है उसके लिए भी हो सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. ये जो उद्देश्य होते हैं या लक्ष्य होते हैं ये बताते हैं कि संगठन क्या अचीव करना चाहता है, क्या पाना चाहता है. It could mean an increase in sales by 20%, which could be the objective of entire organization. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि सेल्स को 20% बढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है. यानी कि दैट विल बी एप्लीकेबल टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. That is all the units within the organizations, all the departments within the organizations, all the individuals working in the organizations. That will be the objective of all. How all departments would contribute to the organizational goals is the plan that is to be drawn up. और ये निश्चित करना होता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट इस गोल का अचीव करने के लिए वो कैसे अपना सहयोग और समर्थन प्रदान करेंगे, इस चीज़ का एक प्लान बनाना पड़ता है. Objectives should be stated clearly for all departments, units and employees. And ये जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या होने चाहिए,
ये क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए सभी डिपार्टमेंट के लिए, सभी यूनिट के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। दे गिव डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स, क्योंकि यही जो प्लानिंग है, ये जो प्लान है, ये हर एक डिपार्टमेंट को निर्देशित करता है कैसे करना है। तो अगर ये स्पष्ट नहीं हो तो फिर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा कि कैसे काम को करना है। डिपार्टमेंट यूनिट्स दैन नीड टू सेट देयर own objectives within the broad framework of the organization's philosophy। और इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन की जो विचारधारा है उसके अनुकूल, उसके अंतर्गत हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक इकाई को उसके दायरे में रह करके अपना एक प्लान तैयार करना पड़ता है, अपना एक उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स हैव टू percolate down to each unit and employees at all levels। और इस तरह से उद्देश्यों की जानकारी प्रत्येक इकाई तक, सभी स्तर, सभी लेवल्स के एम्प्लॉयज तक ये पहुंचना चाहिए। At the same time, the manager must contribute ideas and participate in the objective setting process। और इस तरह से जो मैनेजर्स है उसको उद्देश्यों के निर्धारण प्रक्रिया में अपना विचार और सहयोग दोनों देना चाहिए। They must also understand how their actions contribute to achieving objectives। और उनको ये समझना चाहिए कि किस तरह से उनका क्रियाकलाप, उनकी एक्टिविटीज़ इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, सहयोग प्रदान करता है। इफ़ द एंड रिजल्ट इज क्लियर, इट बिकम्स ईजियर टूवर्ड्स द गोल। और अगर एंड रिजल्ट यानी कि जो अंतिम परिणाम स्पष्ट है तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होना आसान होता है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इन नटसेल दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज certain objectives। That is, the first step of planning process starts with setting objectives। The objectives could be of the entire organization, and within that framework of the objectives of the entire organizations, the different departments, units, they can have their own departments, but that should not be in contradiction to that objective of the organization। That should be complementary, and this objective should be clearly stated because it gives the direction to the different departments। That's why the first step in the planning process is setting objectives। The next one is developing premises। The next one is developing premises। Developing premises, premises का मतलब यहाँ पर एक आधार से, यानी कि आधार को तैयार करना, विकसित करना। ये जो हम ऑब्जेक्टिव सेट किए, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए
प्रेमिसेज तैयार करना। सो प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर which is uncertain, and every planner is using conjecture about what might happen in future। तो ये जो प्लानिंग है, ये जो नियोजन है, इसका संबंध भविष्य से है जो कि अनिश्चित है, तथा हर एक प्लानिंग का भविष्य में भी कुछ हो सकता है। इस संकटकालीन अवधारणा को उपयोग में लाया जाता है कि हर एक प्लानिंग का, चूंकि ये फ्यूचरिस्टिक है तो फ्यूचर से संबंध है, और इस अवधारणा को विकसित की जाती है। इस अवधारणा को लेकर के प्लानिंग प्रेमिसेज तैयार की जाती है। Now, therefore, manager is required to make certain assumptions about the future। इसलिए जो मैनेजर है उसको भविष्य के विषय में कुछ अवधारणाएं बना दी जाती है या बना लेनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन आया कि प्रेमिसेज का मतलब क्या होता है। डेवलपिंग प्रेमिसेज में प्रेमिसेज का मतलब होता है एजम्पशंस, ये याद रखना है। क्या होता है? एजम्पशंस, यानी कि अवधारणाएं। तो इसलिए जो मैनेजर है को भविष्य के विषय में कुछ अवधारणाएं बना लेनी चाहिए, इसी को प्रेमिसेज कहते हैं। These assumptions are called premises। देखिए यहाँ पर इसको इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These assumptions are called premises। तो assumptions का मतलब यहाँ पर क्या है? premises है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में जब आता है तो आपको यहाँ पर लिखना होता है कि यही assumptions जो है, यही जो अवधारणाएं हैं, यही हमारा प्रेमिसेज कहलाता है, आधार कहलाता है। Assumptions are the base material upon which plans are to be drawn। और यही जो assumptions हैं, यही बेस मटेरियल के तौर पे काम करता है जिसके ऊपर प्लानिंग या को तैयार किया जाता है, को खींचा जाता है, प्लान तैयार की जाती है। द बेस मटेरियल may be in the form of forecasts, existing plans, or any past information about the policies। तो जिस तरह से एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग एक फाउंडेशन के पर तैयार होता है, उसी तरह से जो हमारा जो प्लानिंग है, ये जो प्लानिंग प्रेमिसेस पर तैयार होता है। और ये प्लानिंग प्रेमिसेस किस पर तैयार होता है? एजम्पशंस पर। और ये एजम्पशंस का जो ये एक बेस मटेरियल के तौर पे काम करता है। और ये क्या होता है? द बेस मटेरियल मे बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरकास्ट, एग्जिस्टिंग प्लान्स और एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज। ये फॉरकास्ट होता है, एक पूर्वानुमान, या फिर जो वर्तमान में निहित जो प्लान्स ऑलरेडी मौजूद हैं, या फिर कोई नीतियों के विषय में कोई पूर्व की कोई जानकारी, पास्ट से रिलेटेड कोई जानकारी अगर हो, यानी भूतकालीन सूचना उपलब्ध हो, तो इस पर ये तैयार की जाती है प्रेमिसेज को। ये जो एजम्पशंस है, ये किन चीज़ों से मिलकर के, इसका जो बेस मटेरियल है, ये कौन कौन चीज़ें हैं?
एक तो पूर्वानुमान, फिर जो ऑलरेडी जो प्लान एग्जिस्टिंग मौजूद हैं, और जो पिछला जो रिकॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन है पॉलिसीज से वो। द प्रेमिसेस और एजम्पशंस मस्ट बी सेम फॉर ऑल एंड देयर शुड बी टोटल एग्रीमेंट ऑन दैट। और ये जो प्रेमिसेस या एजम्पशंस है ये सभी के लिए समान होने चाहिए और सभी इसमें एक मत होने चाहिए। All managers involved in planning should be familiar with and use the same assumptions। और जितने भी मैनेजर्स इसमें शामिल हों उस सभी को इसकी जानकारी रखनी चाहिए और सभी को उन्हीं एजम्पशंस को, उन्हीं अवधारणाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फोरकास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग इन प्रेमिसेस एज इट इज अ टेक्निक ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, फोरकास्टिंग यानी कि पूर्वानुमान महत्वपूर्ण होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस, क्योंकि ये सूचनाएं एकत्रित करने का एक टेक्निक होता है, एक तकनीक होता है। फोरकास्ट कैन बी मेड अबाउट द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पॉलिसी चेंज, इंटरेस्ट रेट, प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स, tax rates, etc. Accurate forecast therefore become essential for successful plans. That is to say, in other terms we can say that developing premises here means assumptions. Assumptions are the pre-notions that we get to make an opinion about something, and that is based on either forecast, information related to past policies or the existing plan. These assumptions works as the base material for developing premises. The next point is identifying alternative courses of action. Once objectives are set, assumptions are made, then the next step would be to act upon them. एक बार हमने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया और जो एजम्पशंस हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं वो निश्चित हो गई, तो अगला कदम उन पर कार्यवाही करने का होता है, उस पर कार्य करने का होता है। There may be many ways to act and achieve objectives. और बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं काम करने का उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, यानी कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने का अनेकों रास्ता हो सकता है, कोई एक रास्ता नहीं हो सकता है। और यही रास्ते तैयार करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को। ऑल द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड। और ये जितने भी तरीके हैं, ये जितने भी वेज हैं, रास्ते हैं जिसके जरिए हम उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं, उसको पहचान करने का काम ये इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी पहचान की जानी होती है। The course
of action which may be taken could be either routine or innovative. और ये जो हम रास्ते तैयार करते हैं या रास्ते को आइडेंटिफाई करते हैं, वेज को आइडेंटिफाई करते हैं, या तो उसमें जो पहले से एग्जिस्टिंग हो, जो हम लोग नॉर्मल रूटीन वर्क में करते हैं अगर वैसा ही है, या फिर कुछ नयापन होना चाहिए, यानी कि ये थोड़ा सा कोई अनोखापन हो, या जो पहले से जो विधियां हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं वैसा हो सकता है, लेकिन सभी को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. An innovative course may be adopted by involving more people and sharing their ideas. जो एक नया प्लान होता है, जो एक इनोवेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होता है, वेज होता है, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो वेज है, जो ऑल्टरनेटिव्स है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित करना चाहिए और जो व्यूज़ है, जो आइडियाज़ है, उसको शेयर भी करना चाहिए. इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट देन मोर ऑल्टरनेटिव शुड बी और अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोर ऑल्टरनेटिव शुड बी जनरेटेड. तो ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प ढूंढने चाहिए एंड डिस्कस्ड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन ए नटसेल वी कैन से दैट once we set the objectives, the next step is developing premises. But to achieve an objective, there are always more than one alternatives. So all alternatives need to be identified, because more alternatives provides you with more choices. So these alternatives, courses of action need to be identified through which we can achieve the objectives. So different alternative courses need to be identified. That is what we mean by identify alternative courses of action. The next point is evaluating alternative courses. The next step is to weigh the pros and cons of each alternative. और जो अगला कदम होता है, ये प्रत्येक विकल्प के प्रॉस एंड कॉन्स को, गुण एवं दोष की जानकारी प्राप्त करना होता है. Each course will have many variables which have to be weighed against each other. और हर एक विकल्प का कई रूप हो सकते हैं जिसकी आपस में तुलना करनी चाहिए. The positive and negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objective to be achieved. और जो उद्देश्य हमें प्राप्त करना है, इसको ध्यान में रखते हुए हर एक प्रपोजल का, हर एक प्रस्ताव का जो भी उसका पक्ष एवं विपक्ष है, दैट इज उसका जो पॉजिटिव साइड है और जो नेगेटिव साइड है, दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए. इन द फाइनेंशियल प्लान्स, फॉर एग्जाम्पल, the risk trade-off is very common.
जब भी हम फाइनेंशियल प्लान करते हैं तो जो रिस्क फैक्टर है इसको हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि द मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट द हायर द रिटर्न्स इट इज़ लाइकली टू गिव। क्योंकि ज़्यादा रिस्क होता है, ये इसका निगेटिव साइड है, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड क्या होता है कि उसमें ज़्यादा अर्निंग की, ज़्यादा रिटर्न की संभावना रहती है। टू इवैल्यूएट सच प्रपोजल्स डिटेल्ड कैलकुलेशंस ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिविडेंड्स are made and decisions are taken। और इसके लिए, इसको इवैल्यूएट करने के लिए, इसको जज करने के लिए इसके डिफरेंट चीज़ों को, इसका अर्निंग को, इसका अर्निंग पर शेयर को, इंटरेस्ट को, टैक्सेस को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और तब निर्णय लिया जाता है। एक्यूरेट फोरकास्ट इन कंडीशंस ऑफ certainty uncertainty then become vital assumptions for these proposals। और जो ऐसे जो प्रपोजल्स है के लिए जो सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी के दशा में उचित पूर्वानुमान, फॉरकास्ट इन कंडीशंस जरूरी होता है। ऑल alternatives are evaluated in the light of their feasibility and consequences। और जो भी ऑल्टरनेटिव, जो भी विकल्प का मूल्यांकन होता है, ये डिपेंड इसको उसकी फिजिबिलिटी, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी, उसकी व्यावहारिकता और उसके परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है। In a nutshell, we can say that once we identify different alternatives, the next step is evaluating the alternatives. That is, all the alternatives should be compared with one another. That is, all the pros and cons of the alternatives should be taken into consideration so that we can evaluate it, we can judge it properly. The next one is selecting an alternative। और उसके बाद जो है एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। दैट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, बिकॉज देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, उसमें बेस्ट कौन सा होगा। सो दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यह निर्णय लेने का उपयुक्त बिंदु होता है। द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। और जो बेस्ट प्लान होता है, जो सर्वोत्तम योजना होता है, को ग्रहण करना एवं लागू करना होता है। द आइडियल प्लान ऑफ कोर्स वुड बी द मोस्ट फिजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लिस्ट नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। और जो सबसे बेहतर प्लान, यानी कि जो आदर्श प्लान होगा, योजना होगा, वो निश्चित रूप से वह होगा जो सर्वाधिक व्यावहारिक, लाभकारी एवं कम से कम जिसमें नकारात्मक परिणामों वाला होगा। वही एक आदर्श उसमें से माना जाएगा, आदर्श प्लान माना जाएगा। Most plans may not always be subjected to mathematical analysis। अब बहुत से प्लान हमेशा
जो एक मैथमेटिकल विश्लेषण के क्षेत्र में नहीं आते हैं। इन सच केसेस सब्जेक्टिविटी एंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस जजमेंट एंड at times intuition play an important part in selecting the most viable alternative। और ऐसे समय में जो ऐसी परिस्थिति में जो सब्जेक्टिविटी है, यानी कि इसको कहते हैं ऐसे व्यक्तिनिष्ठता, अनुभव, निर्णय, इंट्यूशन यानी कि एक सहज बोध कहते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में कभी x मान लेते हैं, कभी y मान लेते हैं, तो कैसे मान लेते हैं उसको? क्योंकि वो एक इंट्यूशन काम करता है, वहाँ पे एक अंतरात्मा काम करता है कि किस चीज़ को मानना है कि हमारा ये आंसर आएगा। तो ये इंट्यूशन यानी कि एक सामयिक सहज बोध ये विकल्प को चुनने में मुख्य भूमिका अदा करता है। यानी कि मैनेजर का एक इंट्यूशन होता है कि हम क्या करें कि हमारा और कौन सा निर्णय लें। तो ये इंट्यूशन कई बार इम्पॉर्टेंट होता है और ये भी एक रोल अदा करता है कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करने में। समटाइम्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान्स may be selected instead of one best course। कभी कभी कोई किसी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव के जगह में कुछ योजनाओं का एक कॉम्बिनेशन को चुना जा सकता है, उसका सम्मिश्रण को चुना जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े। The manager will have to apply permutations and combinations and select the best पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। और जो मैनेजर है उसको परम्यूटेशन एवं कम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुनाव करना होता है। ये परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन जो होता है, परम्यूटेशन में क्या करता है, ऑर्डर को ज़्यादा फोकस करता है, और कम्बिनेशन जैसा नाम है इसमें सबों को मिला करके एक डिसीजन लिया जाता है कि सभी प्लान को मिला करके एक डिसीजन लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक को लेने से भी अगर होता है तो ठीक है, और सबों को मिला करके भी लेने से अगर होता है, एक से ज़्यादा को मिला करके लेने से होता है, तो ऐसे उपाय भी करने चाहिए। और इस तरह से हमें एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स का चुनाव करना चाहिए। यानी कि इसके लिए कई फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, और तब जाकर के वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव available out of them, because one alternative could be based in certain conditions but in different conditions that cannot be suitable. So a manager has to apply its intuition, a manager has to apply its subjectivity, a manager has to apply its judgment to select the best alternatives available out of them. The next point is implementing the plan. This is, और जो अगला कदम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, लागू करना होता है। This is the step where other managerial functions also come into the pictures। यह वह कदम है जिसमें मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस भी पिक्चर में आते हैं, फोकस में आते हैं। यानी कि प्लानिंग के अलावे और भी जो फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो भी पिक्चर में आते हैं। द स्टेप is concerned with putting plan into action।
और इसका संबंध योजना को लागू करने से होता है। दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो जरूरी है वह करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, then more labor, more machinery will be required. उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है कि अगर कोई योजना हो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा लेबर, ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत होगा। दिस स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। और इस तरह से इस स्टेप में हम ये भी तय कर पाएंगे, क्योंकि जब हम योजना को लागू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर ये भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लेबर की, जो कितनी मजदूरों की ज़रूरत है, और मशीनरी का भी। और जो फाइनल स्टेप है ये है फॉलो अप एक्शन। फाइनल एक्शन जो स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का, ये है फॉलो अप एक्शन। एक बार हमने लागू कर दिया प्लान को, तो उसके बाद उसमें क्या क्या फीडबैक मिलता है, क्या क्या कमियां रहती है, किस तरह से ये योजना लागू होती है, तो हमें पता चलता है। टू सी whether plans are being implemented and activities are performed according to schedule is the part of the planning process. यह देखना कि योजनाएं, प्लानिंग लागू की गई है या नहीं, और यह देखना कि एक्टिविटीज़ प्लान शेड्यूल के अनुसार काम कर रहा है या नहीं, यह भी प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ही आता है। मॉनिटरिंग the plans is equally important to ensure that objectives are achieved। और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए प्लान्स का मॉनिटरिंग उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि वंस वी इम्प्लीमेंट द प्लान, it is to be monitored, it is to be taken into consideration that whether the plan are being implemented and performing according to the schedule or not। जिस तरह से हमने प्लान किया था उसी शेड्यूल के अनुसार, उसी तरह से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो इसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं ये देखना होता है। तो इस तरह से इसमें 7 पॉइंट्स है प्लानिंग प्रोसेस का, और आप पहले इसके पॉइंट्स को याद करें और एनसीईआरटी बुक से ही पॉइंट्स को लिखें, दूसरे बुक से ना लिखें। रेफरेंस बुक्स में कुछ पॉइंट्स को अलग ढंग से लिखा है, उसको ना लिखें, और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने की कोशिश करें। दैट्स ऑल and thank you।